हेलो, गुड मॉर्निंग शुभाशीष प्यारे बच्चों। अब हम आप लोगों को साइंस का भी वीडियो बना करके आप लोगों की सुविधानुसार आप लोगों की जानकारी के लिए बनाने चल रहे हैं। आप लोग मैथ का भी वीडियो देख रहे थे, तो साइंस का वीडियो में मैं आपको आज पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अब पढ़ाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे सीधे हम टॉपिक पर आएंगे कि प्रकाश किस प्रकार परावर्तित होती है। प्रकाश की किरण जब किसी अपारदर्शी चिकने तल पर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात when any light strike on a polished surface and back bounce in the same medium is called reflection of light। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि यह किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है। सबसे पहले अगर कोई चिकना कर हमारे पास हम ले लेते हैं, एक पारदर्शी अपारदर्शी कोई वस्तु है जिससे कि किरण आपका पार न कर पाए। अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर इस प्रकार से आकर के स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक जहां पर कर रही है, इस पॉइंट पर एक अगर हम नॉर्मल डाल दें, परपेंडिकुलर लाइन डाल दें, तो यह जो एंगल बनाती हुई आती है इसे इनिशियल एंगल आई के द्वारा हम शो करते हैं। जितना एंगल बनाकर आती है इतना ही एंगल बनाते हुए या सेम उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस एंगल को रिफ्लेक्शन एंगल आर, परावर्तन कोण आर कहते हैं और इसे आपतन कोण आई कहते हैं। ऐसी स्थिति में परावर्तन कोण और आपतन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इनके जो साइन का मान होता है आपस में बराबर होता है। अर्थात कोण साइन आई इज इक्वल टू कोण साइन आर। यह आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। परावर्तन कोण, आपतन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो परावर्तन हमें पढ़ना है। परावर्तन हम पढ़ेंगे यहाँ दर्पण पर, मिरर। तो दर्पण क्या है? दर्पण किसी शीशे का एक टुकड़ा होता है जिसका एक तल परावर्तक और दूसरा तल पालिश किया हुआ होता है। एक तल से प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है। तो ऐसे शीशे के टुकड़े को हम दर्पण कहते हैं। दर्पण इस प्रकार हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दर्पण के बारे में अब आप देखेंगे मिरर क्या होता है। दर्पण, दर्पण टू टाइप्स होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। बच्चों, शीशे का यदि कोई समतल टुकड़ा है जिसका एक तल कलई किया हुआ हो और दूसरा तल परावर्तक हो, तो इस प्रकार का अगर दर्पण है तो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। गोली दर्पण के लिए किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, खोखला गोला ले लेते हैं, मानकर चलते हैं कि कोई खोखला गोला इस प्रकार से है, इसका कोई केंद्र होगा। अगर इस प्रकार से हम इसमें दर्पण को काटें तो बच्चों ये जो कटा हुआ भाग निकलेगा वह कटोरे नुमा, ऐसे कटोरे नुमा आपका दर्पण कट करके आएगा। क्योंकि हम ब्लैक यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आपको उस प्रकार न शो करके इस प्रकार से शो करेंगे, तो यह मानकर चलिए पृष्ठ निकल करके आएगा। तो इस प्रकार जो पृष्ठ निकल करके आएगा, यह दर्पण जो आपका बनेगा, एक तरफ कलई करेंगे, एक तल इसका परावर्तक होगा। तो मान करके चल दिया अगर हम बाहर इसका कलई कर देते हैं तो अंदर भाग से इसका परावर्तन हो जाएगा, या अंदर की तरफ अगर हम कलई कर देते हैं तो बाहर की तरफ का परावर्तक हो जाएगा। तो दो तरह से यह दर्पण बनेगा। तो दोनों तरह से इनके नाम अलग अलग होते हैं। अगर हम उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं और अंदर के भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण अर्थात कनकेव मिरर कहते हैं। तो इस प्रकार स्फेरिकल मिरर टू टाइप होता है। गोली दर्पण की परिभाषा किसी
खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल परावर्तक हो गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण आपने देखा दो प्रकार के हैं, इनके कलई करने और परावर्तन पृष्ठ होने के आधार पर। तो एक होता है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर, और दूसरा यदि अंदर के पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है वह दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर। तो आप दो प्रकार के दर्पण आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मुख्य रूप से गोलीय दर्पण को ही पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर को पढ़ना है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम आपको डिटेल से समझाने के लिए चल रहे हैं कि क्या होता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में आप देखेंगे अगर हमारे यहाँ से यह जो शीशे का टुकड़ा कट करके निकला हुआ है इस प्रकार से ले लेते हैं और इसके बाहरी पृष्ठ पर कलई कर देते हैं, अंदर के पृष्ठ से इसका अगर परावर्तन हो रहा है तो यह अवतल दर्पण होगा। तो हर चीज का मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है। जैसे आप पेन ही ले लें, इसका सरफेस यहाँ देखें तो इसका मिड पॉइंट होगा, लंबाई में देखें तो कहीं ना कहीं इसका मिड पॉइंट होगा। इस प्रकार दर्पण का भी कहीं ना कहीं बीच बिंदु होगा। दर्पण के बीच बिंदु को ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव या पोल। जैसे खोखले गोले से यह काटा गया है, इसका जितनी दूरी पर केंद्र होता है इससे दर्पण से ठीक इतनी ही दूरी पर इस दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। कर्वेचर सेंटर यह होता है, वक्रता केंद्र, कर्वेचर सेंटर। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन जो काल्पनिक रेखा होती है, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। अगर इस पर से कोई प्रकाश की किरण यहां पर स्ट्राइक करे, स्ट्राइक करने के बाद इस मुख्य अक्ष के पैरेलल जाकर स्ट्राइक करे, स्ट्राइक के बाद यह रिफ्लेक्ट होकर के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, जाएगी, निकलेगी, पास होती है, उस बिंदु को जहां पर यह मुख्य अक्ष को काटती है, काटते हुए निकलती है, उस बिंदु को फोकस दूरी, फोकल लेंथ कहते हैं, इसे फोकस कहते हैं। यह है आपका फोकस, फोकल, इसे इंग्लिश में फोकल कहते हैं। और ध्रुव और फोकल जो बिंदु है आपका, इस बीच की दूरी को फोकल लेंथ, फोकस दूरी का, इसको आर से डेनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है इसे वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर रेडियस, कैपिटल आर से डेनोट करते हैं। इस दूरी को कैपिटल आर कहते हैं। अर्थात दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव पोल कहते हैं। खोखले गोले का वह केंद्र जिससे दर्पण काटा गया है, दर्पण का वक्रता केंद्र कर्वेचर रेडियस कहलाता है। कर्वेचर रेडियस और पोल के मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को
वक्रता त्रिज्या कर्वेचर रेडियस करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा फोकस है वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है। अर्थात अगर हम ये कह दें कि वक्रता दूरी अगर हमारा कर्वेचर रेडियस r है, इसका अगर हम आप करेंगे तो यह फोकस दूरी हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों, यह फोकस दूरी होगी, सही है या नहीं, इसको हम डेरिवेशन इसका करके देखेंगे या इसको प्रूव करके देखेंगे कि यह जो हमारा फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या नहीं। तो ठीक है, अब आप लोग इस बोर्ड पर आइए, इसको प्रूव करके देखा जाए कि क्या यह वाकई में जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी ही होती है। ठीक, आइए अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। इसके बाहरी पृष्ठ पर कलई किया हुआ हो, इसका यह ध्रुव होगा, इधर आपका कर्वेचर सेंटर होगा C, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी यह आपका कोण होगा T। तो जैसा कि आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ एक किरण अगर आपके जा करके फोकस से हमारी स्ट्राइक करती है लेंस पर जा करके, दर्पण पर, लेंस पर नहीं दर्पण पर अगर स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक के बाद यह जिस बिंदु से होकर के पास होती है इसी बिंदु को F कहते हैं। अगर जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण स्ट्राइक की है उस पर हम वक्रता केंद्र से एक नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन डाल दें इस प्रकार से, तो यह आपतन कोण I है, इनिशियल एंगल, और यह परावर्तन कोण है आपका, रिफ्लेक्शन एंगल R है, रिफ्लेक्टेड एंगल है या R, और रिफ्लेक्शन के लॉ से इसका कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों की साइन का मान, ज्या का मान आपस में बराबर होता है। अब हम देखेंगे अगर इनका नामकरण कर दे, कोई किरण ये जा रही थी और यहाँ जिस बिंदु पर टकराई हुई है इस बिंदु का नाम डाल दें O, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दें यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो परावर्तन के नियम से ये जो एंगल है हमारा AOC, यानी यह एंगल बराबर होना चाहिए COF, एंगल I बराबर है एंगल R के, अतः AOC बराबर होगा इस एंगल के एंगल COF। क्यों बराबर होगा? परावर्तन के नियम से। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों हमारा ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है, मुख्य अक्ष और जो किरण जाकर टकरा रही थी, और यह जो रेखा से हमने लंब डाला है यह तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल I यहाँ का एंगल और एंगल यहाँ C, ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों एंगल बराबर होंगे? एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण होने के कारण यह एंगल AOC और OCF आपस में बराबर। एंगल AOC बराबर है OCF। क्यों बराबर है? एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है आपके, अंतर एकांतर कोण है ये दोनों, और दोनों आपस में बराबर हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर एंगल ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है, और ये एंगल भी इसके बराबर है, अर्थात ये भी इसके बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर हैं और ये एंगल इसके बराबर है एकांतर के कारण, तो ये भी इसके बराबर होगा रचना से,
अर्थात एंगल COF बराबर होगा, किस एंगल के बराबर होगा? OCF रचना। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है कि कौन सा कोण आपको किस प्रकार से किसके बराबर बताया जा रहा है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे चलता हूं। अगर मैं इसमें देखूं तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, लेकिन अगर हमारा यह पॉइंट जो O है यहाँ न हो करके अगर P के नजदीक रहा होता, इस पॉइंट पर रहा होता और पैरेलल लाइन इसी के नजदीक गई होती, तो यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर लाइन डालते लगभग P के ही पास आकर के वह पड़ता। P पर तो ठीक नहीं पड़ता, लेकिन लगभग P के ही नजदीक वह गिरता। तो जब यह P के पास आ जाता तो मेरा ये वाला जो दूरी होता, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में बराबर हो जाती। अर्थात अगर बिंदु O बिंदु P के नजदीक होता तो FO और जो हमारा FM है, ये जो FM की दूरी है हमारी, इस दूरी को हम इस दूरी से शो कर देते हैं, अर्थात FM हमारा FP के बराबर हो जाता है। FM बराबर FP। एक चीज आपको और ध्यान देने की बात है कि जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए थे तो समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। आप ये मैथ में पढ़े होंगे, अर्थात इस कोण के सामने की भुजा यह और इस कोण के सामने की भुजा यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। CF इक्वल टू FO, CF इक्वल टू FO क्यों बराबर होगा? क्योंकि समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ये दूरी आपस में बराबर हो जाएगी, अर्थात जब ये दूरी इसके बराबर हो जाएगी और यह दूरी हमारा FP के बराबर हो जाएगा। कब बराबर हो जाएगा? जब बिंदु O हमारा जो है बिंदु P के नजदीक होता, तो ये जो हमारा लंब पड़ता P के ही नजदीक पड़ता, तब FP और FO आपस में बराबर हो जाते, FP बराबर हो जाता है FO। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब हमें एक चीज और आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये जो हमारा वक्रता त्रिज्या है, CP की दूरी है, ये जो CP दूरी है, इस CP दूरी को हम CF प्लस FP लिख सकते हैं। CF प्लस FP, चाहे तो हम एक साथ CP लिखें, चाहे तो दो भागों में तोड़ करके लिख दें, CF प्लस FP। और जो CP की दूरी है हमारी, अब हम देख रहे हैं कि ये दूरी बराबर है और ये दूरी इस दूरी के बराबर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जब ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो चुका है तो हम CF को क्या लिख सकते हैं? FP लिख सकते हैं। FP और FP है ही है, तो CP इक्वल टू FP प्लस FP 2FP। क्योंकि CP को हम वक्रता त्रिज्या कैपिटल R से संकेत इसका करते हैं और फोकस दूरी को
एफ से, यानी आर इक्वल टू 2f और एफ इक्वल टू क्या होगा, या 2 अगर हम इसका ट्रांसफर कर दें तो r/2 इज इक्वल टू एफ। तो हमारा जो एफ है आर के आधी दूरी के बराबर, और इसी चीज को हम प्रूव करना चाह रहे थे कि क्या हमारा फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है। अतः यह बात सिद्ध हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी के बराबर होती है। यह बात आप लोग अब अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ गए हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।